बाद जो आकलन हुआ है और जिन बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ऐसा है कि पहला मुद्दा है कि हम अपना ये अध्ययन, ये एक श्रेणी है हमारी भृगु याज्ञवल्क्य की, ये हमारी श्रेणी है। इसके अध्ययन की एक पूर्णता, पूर्णता माने क्या कि एक निश्चित तब पड़ाव पर पहुंचना। यहाँ तक पहुंचने के लिए हम कितना समय आवंटित करेंगे। वैसे क्या है कि अगर हम बाद में खुला अध्ययन जो है वो तो जीवन भर चलता ही रहता है, और जैसे जैसे जब जब आवश्यकता होती है या जैसे जैसे हमारी मन की बुद्धि की स्थिति बनती जाती है, वैसे वैसे एक अध्ययन का स्वभाव यदि है तो जीवन भर चलता ही रहता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु अभी हमने जो तय किया है कि एक निश्चित पड़ाव तक हमें पहुंचना है, तो उसकी एक समय सीमा हमें निर्धारित करनी चाहिए। ये सबको लागू है। उसके लिए हमारा विषय का जो दायरा है वो भी हमें निश्चित करना चाहिए, क्योंकि दायरा यदि हम निश्चित नहीं करेंगे तो सीमा भी निश्चित नहीं कर सकते। अब ये एक दृष्टि से कहें तो कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड, डायरेक्टेड, इस प्रकार का अध्ययन होगा, और उसको हम एकदम माने खुला है, व्यापक है, ऐसा नहीं कह पाएंगे। लेकिन हमारी जो अध्ययन की प्रवृत्ति है, अध्ययन की वृत्ति है, अध्ययन की जो क्षमता है, अध्ययन का जो उद्देश्य है, इन सब को एक बार तो डिसिप्लिन्ड वे में करना चाहिए। और इसके लिए इस प्रकार के कंसिडरेशंस जो हैं, इस प्रकार का विचार ये आवश्यक है। तो मेरा सबसे पहला निवेदन है कि आप अपनी समय सीमा तय करिए। उस समय सीमा के बाद हमारे लिए पूरा पूरा विश्व है और पूरा जीवन है और जन्म जन्मांतर भी है। परंतु अभी हमने जो तय किया उसके लिए समय सीमा निर्धारित करना उचित रहेगा। वो विषय के लिए नहीं, हमारे स्वयं के अनुशासन के लिए। और अनुशासन ये भी बाह्य नहीं, अध्ययन की दृष्टि से जो हमारा अनुशासन चाहिए, उस दृष्टि से पहला मुद्दा तो ये है। और उसी समय सीमा तय की तो विषय का दायरा भी हमको तय करना ही पड़ेगा। अब जो 8 लोगों के जो अपने अपने विषय हैं, उनमें से किसी भी एक विषय पर हम फोकस करेंगे, उसको केंद्रवर्ती मुद्दा बनाएंगे, तो सर्व प्रकार का अध्ययन उसमें आएगा ही। हमारे जो सामूहिक सत्र होते हैं वो सभी विषयों के लिए आधार हैं। इसी प्रकार से सभी विषय एक दूसरे के साथ आधार रूप में, संदर्भ के रूप में जुड़ेंगे ही, और हमारा जो व्यापक विद्यापीठ का या भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा का विषय है उसके साथ जुड़ेगा ही। परंतु विषय का दायरा निश्चित करना, ये अनुशासन का दूसरा एक महत्वपूर्ण आयाम है। और उसके लिए हमारा अनुमान है कि इतने समय में इतना हो सकता है, इसका अनुमान। अब ये अनुमान धीरे धीरे ऊपर नीचे होता जाता है, अनुमान आखिर अनुमान ही है। तो समय सीमा बढ़ती है, ठीक है, वो अलाउड है। परंतु एक बार निश्चित होने के बाद कम अधिक आगे पीछे ऐसा होता है। दायरा भी कम अधिक आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा होता ही है। परंतु एक हमारे इसको एक रीत आनी चाहिए, ये स्वैर नहीं होना चाहिए। जब हुआ तब, जितना समय लगा तब, जैसा हुआ तब, ऐसा नहीं करना। इसलिए हमारा अभी ये दूसरा मुद्दा, हमारा विषय, उसका दायरा तय करना। तीसरा मुद्दा है, अभी भृगु याज्ञवल्क्य का अध्ययन है, तो हम आचार्य बनने की दिशा में जा रहे हैं। तो पहला सूत्र है, आचार्य को विद्वान तो होना ही चाहिए। विद्वान नहीं हुए तो आचार्य किस काम के। तो विद्वान का अर्थ है, हमने कभी एक या तो मजाक में या तो यथार्थ में ऐसा सुना था, ग्रेजुएट इज ए पर्सन हु नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग।
ऐसा हमने सुना था। हमको इसका वास्तव में किसने बोला, क्यों बोला, किस संदर्भ में बोला, कुछ भी मालूम नहीं है। परंतु ऐसी एक ग्रेजुएट की व्याख्या होती थी। ग्रेजुएट को हमने हिंदी में, भारतीय भाषाओं में स्नातक ऐसा शब्द पर्याय के रूप में लिया है। ये स्नातक जरूर, ग्रेजुएट का अनुवाद किया वो एक ठीक है, परंतु स्नातक अपने आप में भारतीय भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा का ही शब्द है। और वो कैसे हुआ है? तो गुरुकुलों में जब शिक्षा होती थी, तब शिक्षा पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह होता था। अब दीक्षा क्या है? तो जो शिक्षा प्राप्त की है उसका व्यक्तिगत रूप से, कौटुंबिक रूप से गृहस्थाश्रम के लिए और समाज, संस्कृति, धर्म आदि के संदर्भ में उसमें उपयोगी होने के लिए हम व्रत लेकर जाते हैं, अर्थात दीक्षित होकर जाते हैं। उसका दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में भाग लेने के पहले हर ब्रह्मचारी को, जिसको दीक्षांत समारोह में दीक्षित होना है, उसको स्नान करना होता था, विशेष रूप से स्नान करना होता था। 3 दिन एकांत में रहना और फिर आचार्य स्वयं उस छात्र को स्नान करवाता था और उस समय जो व्यक्तिगत उपदेश देना है वो देता था। आपको शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा का एक ये भी मालूम होगा कि प्रारंभ कैसे होता था। तो आचार्य छात्र को गर्भ में धारण करता था, माने वो उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हुआ। तो उस समय भी 3 दिन एकांत में रहना होता था और वो शिष्य को अंगीकार करता था। तो अब 3 दिन एकांत में रहकर वो आचार्य छात्र को दीक्षित करके समाज के लिए, उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए मुक्त करता है। वो स्नान करता है विशिष्ट, इसके लिए वो स्नातक कहा जाता है। स्नान किया हुआ, स्नान करके दीक्षित हुआ है, ऐसा स्नान करके आचार्य ने उसको अपने व्यक्तिगत जीवन से अलग कर दिया है, समाज के लिए भेजा है दीक्षा लेकर, ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए उसको स्नातक कहा जाता था। तो उस स्नातक का विद्या का स्तर क्या होता था? वो मुझे तो वही याद आता है, समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो उसने कुछ विषयों का तो विशेष रूप से पूर्ण अध्ययन किया है, परंतु समस्त जीवन के बारे में उसे एक विशेष दृष्टि प्राप्त हुई है। समस्त जीवन के बारे में, माने ये समस्त विश्व के जीवन के बारे में उसने एक विशेष योग्यता प्राप्त की है कि वह अब चीजों को देख सकता है, वह समझ सकता है, उसके बारे में उसका एक निश्चित अभिप्राय होता है, वह मार्गदर्शन कर सकता है, उसके अभिप्राय को एक वजन होता है। हुआ विशेष विषय हो या ना हो, विशेष विषय क्या होता था? किसी का राजनीति है, किसी का धर्म नीति है, किसी का अर्थनीति है, किसी का और वैदिक शास्त्र है, किसी का और कुछ कुछ भी है विशेष। परंतु उस विशेष अध्ययन किसी एक विषय के बाद समस्त विश्व के संदर्भ में, समस्त विश्व जीवन के संदर्भ में उसकी एक योग्यता बनती है, अभिप्राय की, मार्गदर्शन की, ज्ञान की, उसको स्नातक कहा जाता है। तो हमारा भृगु याज्ञवल्क्य का जो अध्ययन है, उसके बाद हमको इस योग्यता का बनना है। इसलिए विषय के फोकस के बाद भी, विषय के संदर्भ में जो हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद भी एक समस्त ऐसा भी एक अध्ययन होना चाहिए। तो हमारे अध्ययन के 2 हिस्से हुए। एक, हमने जो विषय तय किया है उसके ऊपर फोकस करके, और दूसरा पेरिफेरी, उसका संदर्भ जहां जहां है उसके बारे में, वो भी फोकस्ड रहना चाहिए कि हमको ये कितना अध्ययन करना है, कैसे करना है। ऐसा विद्वान बनने के लिए
इस 2 आयामों वाला अध्ययन, ये हमारा एक फोकस पॉइंट हुआ। इसके लिए जो हम संदर्भ पुस्तकें पढ़ते हैं या कहीं सुनते हैं, तो इसके लिए 2 शब्द हैं। विद्वान कैसे हुआ जाता है? तो एक होता है बहुश्रुत और दूसरा होता है बहुपाठी। बहुपाठी तो अब शब्द आया जब से ग्रंथ के रूप में ज्ञान संकलित होने लगा, नहीं तो सुनना, विद्वानों को सुनना। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। एक विद्वान को निरंतर सुनना और अनेक विद्वानों को समय पर सुनना और उस सब का आकलन करते जाना। जो हमारा केंद्रवर्ती विषय है उसके साथ उसको जोड़ते जाना, उसके प्रकाश में उसको देखते जाना, तो जो सुना है उसको भी इस प्रकार से ग्रहण करते जाना। तो हमें बहुश्रुत और बहुपाठी तो होना है। बहुश्रुत और बहुपाठी होने के लिए भी स्वैर अध्ययन तो नहीं चलेगा, हमारे विषय के साथ संबंधित ये तो एक बात है, परंतु विश्व जीवन के साथ संबंधित ऐसा भी है। उसमें वर्तमान देश स्थिति का आकलन है, वर्तमान विश्व स्थिति का आकलन है, हमारे प्रयासों का प्लेसमेंट समाज में कहाँ किस रूप में होना है। उसमें व्यक्तिगत से लेकर हम जहाँ, जैसे पूर्ण प्रमति है, विद्या क्षेत्र है, पुनरुत्थान विद्यापीठ है, उसका प्लेसमेंट है, उसमें हमारा अपना प्लेसमेंट है, ऐसी सारी बहुत बातें आती हैं। तो ऐसे बहुश्रुत और बहुपाठी बनना ये तीसरा आयाम है। और इसमें फिर चौथा आयाम है हमारा स्वयं का निर्णय, माने चिंतन की क्षमता, मौलिक चिंतन की क्षमता, चर्चा करने की क्षमता, शास्त्रार्थ करने की क्षमता, विषय प्रतिपादन की क्षमता। क्योंकि हम विद्वानों के साथ संबंध में तो आएंगे, जब हमको विद्वान बनना है तो हमारा विद्वानों के साथ परामर्श, विमर्श, चर्चा, शास्त्रार्थ ये तो सब होना ही है। तो उस क्षमता ये भी धीरे धीरे विकसित होना, ऐसा सब कुछ है। अब इसके लिए हमारे जो अवरोध है वो तो सबको मालूम है, समय कहाँ है, समय कहाँ है। अभी मनु जी 2-4 सत्रों से इस विषय पर चिंता कर रहे हैं कि हमारी शक्ति व्यवस्थाओं में, शक्ति माने हमारा समय और ये सब व्यवस्थाओं में इतना जाता है कि अध्ययन के लिए हम समय कम आवंटित कर पाते हैं। वो तो हम जो यहाँ उपस्थित है ना, उन सब के लिए ये समय सब मेरे लिए भी वही है। अरे यार, आप लोगों का सुनकर मुझे ऐसा ईर्ष्या होती है। महाभारत तो खोलकर देखने की भी कोई अभी ये नहीं है, संभावना नहीं है। हमें भी बहुत इच्छा है, हम वेद पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, कुछ नहीं, कि याद भी नहीं करने को मिलता है। इतनी स्थिति ऐसी सबकी है। तो इसके लिए पहले ऐसा होता था, गुरुकुलों में हो या आश्रम में हो, व्यवस्था की आवश्यकता बहुत कम पड़ना, कम से कम व्यवस्था करनी पड़े। इसके लिए कल ही जैसे मनु जी ने विषय लिया था अर्थनिरपेक्ष शिक्षा में, आवश्यकताएं कम करना, ये बड़े व्यावहारिक विषय थे उसके। आवश्यकता अपने आप कम होते जाना। अरे यार, पढ़ने बैठे हैं, कहाँ भी दूसरी बात कर रहे हैं, नहीं कहीं जाना है, ऐसे ऐसे आवश्यकताएं कम होना, आवश्यकताओं में कम से कम उलझना, व्यवस्थाओं में कम से कम उलझना। इसलिए हम तो अभी गोष्ठियों में, कार्यक्रमों में, बैठकों में जो तामझाम करते हैं, नहीं गादी और ढाड़िया तो चाहिए ही चाहिए, टेबल और कुर्सी तो चाहिए चाहिए, मंच ऐसा चाहिए चाहिए, ऐसा करते थे। गुरुकुलों में जहाँ भी जगह मिली बैठ गए, कुछ नहीं चाहिए और पुस्तक भी नहीं चाहिए। तो फिर जहां जगह मिली 2 लोगों को बैठने की, या 4 छात्र है और एक आचार्य, बैठने की जगह मिली, बैठ गए, विषय का चिंतन शुरू। क्या है ये सब? तो इस दिशा में हमें कभी
हम करना ये बात की बात है, पहले इस विषय को इस दृष्टि से देखना कि व्यवस्था में हमारा यदि ज्यादा से ज्यादा समय जाता है तो किसी भी व्यक्ति को दिन के 24 घंटे ही मिलने वाले हैं, उसमें हम समय नियोजन करना तो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो फिर हमारी विवशताएं कम करना, विवशताएं कम करने के लिए व्यवस्थाएं कम आवश्यक मानना, आवश्यकताएं कम करना, इस दिशा में हमको विचार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय सभी के लिए एक ही जैसा है और अध्ययन के क्षेत्र में भी इच्छाएं अनंत हैं। हमको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, सारा मांग हमारे मन में आएगा 1051 ग्रंथ पढ़ ही लेना चाहिए। अरे कहाँ से पढ़ लेना चाहिए? वो क्या व्यावहारिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से संभव है क्या? नहीं संभव। इसके साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा और बताती हूँ। हमारे संघ के द्वितीय सत्संग चालक थे परम पूजनीय गुरु जी, ऐसा सुना है 10,000 पुस्तकें पढ़ी थी उन्होंने। अब अखंड प्रवास, अखंड भाषण, और बीएचयू में थे तब अध्यापन और शाखा, कैसे 10,000 पुस्तकें पढ़ी होंगी? ये माने फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है ना हमको, तो वो क्या होगा फिर, कैसे पढ़ी होगी? एक, पढ़ने की गति, दूसरा एकाग्रता माने ग्रहण करने की शक्ति। और स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने सुना ही है कि वो हर दिन ग्रंथालय में जाते थे, भारी भारी ग्रंथ उठाकर लाते थे और दूसरे ही दिन वापस दे देते थे। एक आध सप्ताह बीता, वो लाइब्रेरी ने कहा ये क्या नाटक है, तुम क्या शो ऑफ करना चाहते हो? मेरे पास बड़े बड़े ग्रंथ है और मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैंने सारा का सारा पढ़ा है और परीक्षा कर लीजिए, कहीं पर भी खोलकर कहीं से भी पूछिए। वो पूछा, उसने परीक्षा ली तो उन्होंने बता दिया। तो कैसे पढ़ते होंगे फिर ये, कैसे आकलन करते होंगे? तो इसके लिए जो स्वामी विवेकानंद ने ही कहा कि दो ही बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकाग्रता और ब्रह्मचर्य। तादात्म्य विषय के साथ उससे होता है। तो ये तो हर व्यक्ति के लिए प्राप्त करने योग्य वस्तु यही है। तो फिर कैसा करेंगे? कुल मिलाकर मैं भी सोचती हूँ कि अध्ययन बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं मेरे विषय में भी सोचती हूँ, अरे अध्ययन बढ़ना चाहिए। ये क्या मुफ्त की डिग्री कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं? पर इधर तो कुछ इनटेक तो होता ही नहीं है, क्या हम देंगे, कैसे देंगे? तो अभी तो आप लोग हमारी सुन लेते हैं तो वो ठीक है, बाकी तो कभी ये भी, इसकी भी समस्या हो जाएगी कि है नहीं कुछ भी और पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं और डापण कर रहे हैं। मैंने डापण, मैंने गुजराती शब्द बोल दिया, मैंने बहुत ही होशियारी कर रहे हैं, वो भी ठीक शब्द नहीं है डापण के लिए, परंतु ऐसा मैंने कहने का तात्पर्य है कि ये सारे अध्ययन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर हमें कभी विचार करना चाहिए। आचार्य बनने के लिए भी ऐसी बातों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि आगे हमारे छात्र होंगे, उनके संदर्भ में ये विषय आएंगे ही। हमारे अपने अध्ययन को लेकर बहुश्रुत, बहुपाठी चिंतक ऐसा बनने के लिए भी आवश्यक है। हमारा अनुशासन जो है, अध्ययन का अनुशासन, वो भी आवश्यक है। अध्ययन की जो पद्धतियां हैं, उनमें उपनिषद पद्धति हम कह रहे हैं, वो क्या है उपनिषद पद्धति? स्वाध्याय पद्धति, वो क्या है स्वाध्याय पद्धति? तैत्तिरीय उपनिषद में ही भृगुवल्ली में सबसे पहले ही आता है कि भृगु अपने पिता वरुण के पास ब्रह्म के बारे में जानने के लिए गए कि मुझे ब्रह्म जिज्ञासा है। तो भृगु वरुण ने क्या कह दिया? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, करो और ब्रह्म को जानो। तप किया और कहा मुझे चल गया है। तो क्या है ब्रह्म? अन्नम ब्रह्म
जाना, तो हाँ मुझे पता चल गया अन्न ही ब्रह्म है। तो वरुण ने, आचार्य ने क्या कहा, तपसा ब्रह्म जिज्ञासु, तो शिष्यो भृगु सुज्ञ समझ गए कि अभी हमारा कुछ बना नहीं है, जाओ तप करो और जाओ। गए, तप किया और जाना। प्राणो ब्रह्मेति जाना, नहीं जाओ तप करो और जानो। ये तप पद्धति क्या होती है फिर? माने स्वाध्याय पद्धति हमें पता चलता है, कुछ मान हम करते हैं कि स्वाध्याय पद्धति क्या है, उपनिषद पद्धति क्या है, वो भी हम वास्तव में जानते हैं कि नहीं जानते। एक बार इसका भी चिंतन कर लेना चाहिए। स्वाध्याय और फिर ये तप पद्धति, तो इन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप क्या हमारा अध्ययन अधिक तेजस्वी होगा? तेजस्वी अध्ययन किसको कहते हैं? कम से कम समय में अधिक से अधिक ग्रहण करना, ज्ञान आत्मसात करना, यही तो तेजस्वी अध्ययन होगा। सारे विषय स्पष्ट हो जाना, यही तो तेजस्वी पद्धति है। ऐसे लोगों के लिए समय ये समस्या नहीं होती थी। बहुत ज्यादा पढ़ना, वॉल्यूम क्वांटिटी, ये प्रश्न नहीं होता था। वॉल्यूम और क्वांटिटी ये नहीं है, गहराई है, ग्रहणशीलता है। तो ये हमारे छात्रों के बारे में जो सत्य है वो हमारे बारे में भी सत्य है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि भृगु याज्ञवल्क्य घट में इन विषयों पर हमारा कुछ अभ्यास भी होना और हमारी कुछ समझ भी बनना, दोनों आवश्यक है। क्योंकि इसके बाद हमारा सीधा संबंध छात्रों के अध्ययन के साथ होगा, अभी भी है, और समाज के साथ संबंधित ऐसा होगा। तो मेरे मन में सबके व्यक्तिगत अध्ययन की जो अभी स्थिति है उसको सुनकर इतने विचार मेरे मन में आए। आप बताइए। स्विच ऑन होना ये भी संभव बनने लगे तो समझो कि हमारा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है। जी, भारतीय अध्ययन अध्यापन पद्धति, एक एक एनसीटी का मोनोग्राफ है, अध्यापक भारतीय दृष्टि, पंडित विद्यानिवास मिश्र का। अब ये एनसीटी के पास या एनसीईआरटी के पास मिलेगा, वो बाहर बाहर बाजार में तो विक्रय के लिए वो नहीं रखते हैं, अध्यापक भारतीय दृष्टि। परंतु मेरे पास है तो मैं एक बार आपको दूंगी वो। उसमें क्या है, पंडित विद्यानिवास मिश्र का स्वयं का कोई इसमें नहीं है। इतने संदर्भ दिए हैं कि वेद में ये कहा है और उपनिषद में ये कहा है, अध्यापक के बारे में, अध्ययन के बारे में, तो वो देख देख कर फिर हमें और आगे संदर्भ मिल सकते हैं। है तो वो छोटा सा ही मोनोग्राफ है, बहुत बड़ा नहीं है, तो भी वो बहुत काम में आएगा। परंतु बहुपाठी होना जितना अच्छा है, उससे भी अधिक बहुश्रुत होना, क्योंकि बहुश्रुत श्रवण करने में वो लाइव होता है ना, जो भी बोलता है वो सामने वक्ता के लिए बोलता है, तो ज्यादा होता है, अधिक संदर्भ वाला होता है। कि अब आजकल हम ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो फिर पुस्तक पढ़ने की। मैं वही बोलने वाला था YouTube के जमाने में वो बहुत एक्चुअली पुस्तक पढ़ना ज्यादा अच्छा है ताई, मेरा जो पर्सनल अनुभव है, क्योंकि उसमें आपका जो आपकी एकाग्रता जो है वो उसमें एंगेज रहती है। पर
ऑडियो सुनने में आपकी एकाग्रता एंगेज है नहीं है, डजंट मैटर एनीथिंग। हाँ, क्योंकि वक्ता को कुछ नहीं लगता ना, वक्ता को कहाँ पता है कि श्रोता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कैसे सुन रहा है। वो वक्ता श्रोता का संबंध बनता ही नहीं है उसमें तो वो तो पुस्तक के जैसा ही है, तो उससे तो अधिक पुस्तक अच्छी है फिर। हाँ, तो आज का हमारा तो मसाला पूरा हो गया। आपके पास है कोई तो दीजिए, और मनु जी की समय के बारे में बताएंगे। 2 मिनट है अभी। 2 मिनट ही है, अच्छा। हाँ हाँ जी, राजेंद्र जी। हम्म 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 पढ़ सकते हैं, परंतु वो पूरा का पूरा तीनों वल्लियां केवल शिक्षा के बारे में है ऐसा नहीं है। एक ही शिक्षा वल्ली है, दूसरी तो भृगुवल्ली है और तीसरी ब्रह्मानंद वल्ली है। तो उसमें कुल मिलाकर वैसे सृष्टि रचना ये कैसे हुई, तदा आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु वायुरग्निः, ये जो है वो ये तो फिजिक्स का विषय हो गया। सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो आत्म तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे हुई। तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसी हुई ऐसे हैं। फिर पृथिवीभ्याम ओषधयः औषधिभ्यो अन्नम ततः अन्न रसमयोयम पुरुषः। फिर वो अन्नमय कोश और प्राणमय आदि का वर्णन शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर सृष्टि रचना और सृष्टि की आंतरिक एक सूत्रता जो है वो है। और इसमें स्थूल सूक्ष्म और वो सारा विषय बहुत जटिल हो जाता है। कहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड, और ये सारा जो है वो फिर विज्ञान का विषय बन जाता है, केवल शिक्षा का नहीं रहता। तो विज्ञान के विषय में भी वो जैसे एकात्म विज्ञान हम कहते हैं, विज्ञान ये विज्ञानमय आत्मा से बना शब्द है। तो फिर उसमें स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर का विज्ञान, सूक्ष्म शरीर का विज्ञान, कारण शरीर का विज्ञान, ऐसे 3 स्तर हुए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ऐसे तीनों को एक साथ समझो तब वो विज्ञान दृष्टि होती है। और फिर इस सृष्टि को विज्ञान की दृष्टि से समझना ये होता है। उसी से फिर हमारे विषयों का स्वरूप कैसे बनता है ये होता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ धीरे 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 हमारी जो प्रगल्भ बुद्धि है उस बुद्धि से धीरे धीरे समझो, ऐसे वो बनता है। और इसलिए वो उपनिषद पद्धति है। बाकी आपको प्राणमय आत्मा इसके विषय अच्छे से जानना है तो बृहदारण्यक उपनिषद है। और फिर उसका तो साहित्य बाप रे अनंत विस्तार है उसका। इसलिए कहीं पर तो फोकस करके ये हाँ शिक्षा वल्ली पढ़ सकते हैं। हाँ, और कुल मिलाकर तीनों वल्लियों को मिलाकर वो उपनिषद कितनी है, तो हमारे A4 साइज के 5-6 पृष्ठ जितनी है, उससे बड़ी तो है ही नहीं। और भाष्य भाष्य कहो तो भगवान शंकराचार्य का भाष्य उसमें प्रमुख रूप से उपलब्ध होता है। हाँ, ये पंडित सातवड़ेकर जी का पढ़ो तो फिर वो आज के युग का भाष्य ऐसा होता है। तो सातवड़ेकर जी को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन
समष्टि दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए और विज्ञान दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता को पढ़ने के लिए वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो साधक संजीवनी टीका है, धैर्य पूर्वक है, तो बहुत बड़ी है, परंतु धैर्य पूर्वक यदि उसको पढ़ा तो जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में रिसर्च माइंडेड, ऐसा एक शोध वृत्ति से जिसको हम नॉन सांप्रदायिक ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं तो शंकराचार्य की ही एक प्रकार से सांप्रदायिक होती है और अन्य जो आचार्यों की टीकाएं हैं वो भी कुछ मात्रा में सांप्रदायिक होती है। स्वामी जी की ये जो टीका है वो एक भी मत अवलंबी ऐसी नहीं। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा, माने क्या पढ़ना के बारे में मैं केवल एक उदाहरण बताकर मैं आज का विषय हम पूरा करेंगे। आचार्य उन्होंने अनुभव लिखा है कि एक वाचक का, पाठक का पत्र आया, उसने लिखा था मैं बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ने का मुझे बहुत अभ्यास है, शौक है और मैं बहुत पढ़ता हूँ और भगवान की कृपा से मैं अच्छा ही पढ़ता हूँ, फालतू फालतू ऐसा नहीं पढ़ता, अच्छा ही पढ़ता हूँ। परंतु अब मेरी समस्या ऐसी हो गई है कि जो पढ़ता हूँ उससे मैं प्रभावित होता हूँ, जो पढ़ता हूँ वो मुझे सही लगता है, गंभीर विषय होते हैं तो भी। तो एक पुस्तक में जो पढ़ा है वो भी सही लगा और एक दूसरी पुस्तक पढ़ी तो उससे पूर्ण रूप से विरोधी विचार है उसमें, वो भी मुझे सही लगता है। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं पागल हो गया हूँ कि कैसे क्या क्या समझना, क्या नहीं, किसकी मानना किसकी नहीं मानना, कैसे करना, तो अब मैं क्या करूं। तो कालेलकर जी ने उत्तर में लिखा, बहुत पढ़ना अच्छी बात है, परंतु सारे मिष्टान और नमकीन और ऐसे इतने सारे पदार्थ हैं, तुम एक के बाद एक खाते ही रहोगे और इधर पचाने की शक्ति का क्या होता है वो आत्मसात तो होगा नहीं कुछ भी, तो फिर अपनी ओर से क्या, अपनी सामर्थ्य का क्या। इसलिए पढ़ो, पचाओ, पढ़ो पाओ, पाचन शक्ति भी बढ़ेगी और परम पूजनीय गुरु जी जैसे तुम 10,000 पुस्तकें भी पढ़ोगे तो ग्रहण करोगे, नहीं तो फिर तो अपच हो जाएगा और ऐसे बुद्धि विभ्रम की स्थिति निर्माण होगी। तो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, अच्छा पढ़ो ये तो है ही, अच्छे से पढ़ो, पचाओ, पढ़ने की क्षमता बढ़ाओ, फिर पचाने की क्षमता भी बढ़ेगी, फिर पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसे बहुपाठी होना ये भी एक माने सीखने का विषय है, एक भी ऐसे सीख कर करने का विषय है। तो ठीक है, जी ताई 7:07 हुए ताई।